Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of clinicals of parotid, temporal, infratemporal fossa and temporomandibular joint. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले क्लिनिकल को, उसका नाम है पैरोटिडेक्टमी। पैरोटिडेक्टमी का मतलब पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव कर देना। और पैरोटिड ग्लैंड को कब रिमूव करती है? जब पैरोटिड ग्लैंड का कैंसर हो। स्पेसिफिकली जो सबसे ज़्यादा कैंसर सलाइवरी ग्लैंड का होता है वो 80% पैरोटिड ग्लैंड के अंदर होता है, जबकि सबसे कम जो कैंसर होता है वो सबलिंगुअल ग्लैंड के अंदर। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज कॉल्ड पैरोटिडेक्टमी। आपने यहाँ इसकी डेफिनेशन को नोट करना है, सर्जिकल एक्ससिजन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड को। और आपको पहले से पता है कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर पैरोटिड प्लेक्सस बनता है और ये पैरोटिड प्लेक्सस से 5 ब्रांचेस निकलती है, टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिक, बक्कल, बार्जियल, वेंडुलर, जो असल में 2 ब्रांच की फॉर्म में निकलती है, टेम्पोरोफेशियल एंड सर्वाइकोफेशियल। तो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर पैरोटिड प्लेक्सस होता है। तो अगर जो पैरोटिड ग्लैंड के सर्जिकल एक्ससिजन करते हैं, सर्जिकल रिमूवल करते हैं, तो फिर पैरोटिड प्लेक्सस का हमें खास ख्याल रखना पड़ता है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले इसको हम फेशियल नर्व की ब्रांचेस को प्रिजर्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इसका सुपरफिशियल पार्ट होता है जिसको हम मिसनोमर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लोब की फॉर्म में कहते हैं। तो सबसे पहले इसका सुपरफिशियल पार्ट निकाला जाता है। तो सुपरफिशियल पार्ट निकालेंगे तो दरमियान में जो पार्ट पड़ा होगा पैरोटिड प्लेक्सस, क्योंकि पैरोटिड प्लेक्सस सुपरफिशियल और डीपर पार्ट के अंदर मौजूद होता है। तो फिर इस तरह से हम फेशियल नर्व के ब्रांचेस को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर पैरोटिड ग्लैंड की सर्जिकल रिमूवल करें तो जो पोस्टरोलैटरल कॉन्टूर होता है, हमने पहले पढ़ा था जो फेशियल रीजन, तो फेशियल रीजन के अंदर पैरोटिड रीजन हमने पढ़ा था। तो सिर्फ पोस्टरोलैटरल रीजन वो पैरोटिड रीजन की वजह से बनता है, पैरोटिड ग्लैंड की वजह से बनता है। तो अगर पैरोटिड ग्लैंड की रिमूवल हो जाए तो पोस्टरोलैटरल शेप होती है फेस की, वो खत्म हो जाती है, बाकी और कुछ नहीं होता, क्योंकि सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर अपनी अपनी सिक्रेशन प्रोड्यूस कर सकती है। अब है इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, कि अगर पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन, स्पेसिफिकली अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है। तो वायरल पैरोटाइटिस इसको कहते हैं मम्स, यानी वायरल, इसको पैरोटिडाइटिस भी बोल सकते हैं। तो वायरल इन्फ्लेमेशन होती है पैरोटिड ग्लैंड की, तो उसको बोलते हैं मम्स, जिसको कनफेड़े बोलते हैं उर्दू में। ठीक हो गया। तो स्वेलिंग होती है ग्लैंड की, तो स्वेलिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंशन हो जाती है चीक की। अब होगा क्या, जो पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग होगी है, पैरोटिड ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा फूल चुका है, लेकिन पैरोटिड ग्लैंड का जो कैप्सूल होता है वो उसको मज़ीद स्वेलिंग नहीं करने देता, वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। अब पैरोटिड जो शीथ या कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा टफ होता है और अंदर से पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो रही है, तो वो पैरोटिड शीथ को कंप्रेस करेगी। और चूंकि पैरोटिड शीथ एक सेंसरी सोमैटोसेंसरी स्ट्रक्चर है और इसको सप्लाई करने वाली नर्व हमने पढ़ा था, 2 नर्व होती है जो पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है, ग्रेट ऑरिकुलर और ऑरिकुलो टेम्पोरल। इनकी वजह से पेन हमें जो एयर के नीचे फील होना शुरू हो जाता है। मम्स की वजह से ना सिर्फ ग्लैंड की स्वेलिंग होती है बल्कि पैरोटिड डक्ट की इन्फ्लेमेशन भी होना शुरू हो जाती है। इन शॉर्ट हमें रेडनेस देखने को मिलती है पैरोटिड पैपिला की, और पैपिला वो प्रोजेक्शन है जहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट ओपन होती है सुपीरियर ओरल वेस्टिब्यूल के अंदर। ठीक हो गया। आपने ये याद रखना है। और जो पैरोटिड ग्लैंड का जो पेन होता है वो ऑरिकल के अंदर यानी एक्सटर्नल ईयर के अंदर फील होता है, टेम्पोरल रीजन के अंदर और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के रीजन में, क्योंकि में इनको सप्लाई करने वाली नर्व होती है ग्रेट ऑरिकुलर और ऑरिकुलो टेम्पोरल। और चूंकि यही दोनों नर्व एक्सटर्नल ईयर को सप्लाई करती है, यही दोनों नर्व ऑरिकल को पीना को सप्लाई करती है, यही दोनों नर्व टेम्पोरल रीजन को टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को भी सप्लाई करती है। तो पैरोटिड ग्लैंड का पेन इन जगहों पर रेफर कर जाता है। तो आपने ये याद रखना है, एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पे आता है। इसके बाद अभी तो पढ़ा था हमने वायरल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पस प्रोड्यूस होती है, जबकि वायरल इन्फेक्शन की वजह से ग्लैंड की स्वेलिंग होती है जिसको बोलते हैं मम्स। तो आपने ये याद रखना है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पस की फॉर्मेशन होगी जिसको बोलेंगे एब्सस, और इसमें काम की चीज़ कुछ भी नहीं है। इसके बाद है सियालोग्राफी। अब सियालोग्राफी 2 वर्ड से मिलकर बना है, सियालो और ग्राफी। ग्राफी का मतलब विजुअलाइजेशन और सियालो का मतलब होता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक रेडियो ओपैक फ्लूइड डालते हैं पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट के जरिए, तो वो फ्लूइड डक्ट के जरिए पैरोटिड ग्लैंड के अंदर आ जाएगा। फिर हम उसका एक्सरे लेते हैं और एक्सरे से हमें पता चल जाता है पैरोटिड ग्लैंड का स्ट्रक्चर, और इस रेडियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं पैरोटिड सियालोग्राम। जिस तरह एक एंजियोग्राम होता है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, तो इस तरह एक सियालोग्राम भी होता है। टेक्निक को बोलते हैं सियालोग्राफी, इस तरह एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है। इससे हमें पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट सिस्टम का पता चल जाता है, हमें नजर आ जाता है कि पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट सिस्टम पेटेंट है या पेटेंट नहीं है, कोई स्टोन तो नहीं है यहाँ पर। अगला क्लिनिकल ब्लॉकेज ऑफ पैरोटिड डक्ट। तो ब्लॉकेज को चेक करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसको बोलते हैं सियालोग्राफी। और जो अगर कोई कैल्सिफाइड मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं सियालोलिथ। सियालो का मतलब सलाइवरी ग्लैंड, लिथ का मतलब कोई ना कोई
कैल्सिफाइड मटेरियल, तो इसकी डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। और जब पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फिर इसकी सिक्रीशन बाहर नहीं जा सकती। जब पैरोटिड ग्लैंड की सिक्रीशन बाहर नहीं जा सकती तो अंदर जमा होती रहेगी और वो अपने पैरोटिड टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देगी। जब पैरोटिड टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देगी तो उसकी सेंसरी नर्व, ग्रेट ऑरिकुलर और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व की स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाएगी और एक पेन हमें देखने को मिलेगा जब हम कोई खाना खाएंगे। क्यों खाना खाएंगे? जब हम खाना खाएंगे तो सलाइवा की प्रोडक्शन होगी, लेकिन चूंकि पैरोटिड डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है तो पैरोटिड ग्लैंड की सिक्रीशन बजाय बाहर पहुंचने की अंदर ही अंदर जमा होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से पैरोटिड ग्लैंड के अंदर पेन फील होगा। आगे एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड, तो एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड की आपने सिर्फ एनाटॉमिकल पोजीशन याद रखनी है कि ये मैसेटर मसल के ऊपर पड़ा हुआ होता है पैरोटिड डक्ट और ज़ाइगोमेटिक आर्च के अंदर, बस इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन। अब है मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक। और एक बात आपको बताओगे कि मैंडिबुलर नर्व में इंफ्राटेम्पोरल फोसा में एंटर होना होता है और स्नेक फोरामिन से पास करना होता है, जिसको बोलते हैं मैंडिबुलर स्नेक, एक इम्प्रेशन से पास करना होता है, ठीक है। तो जो मैंडिबल जब इंफ्राटेम्पोरल फोसा में एंटर होती है और जो नीडल पास करते हैं मैंडिबुलर नॉच ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल, तो आपने इस जगह को याद रखना है क्योंकि इसी जगह के ऊपर मैंडिबुलर नर्व को ब्लॉक करते हैं। इसके बाद है इंफीरियर एल्वियुलर नर्व ब्लॉक। जब भी हम कोई नर्व ब्लॉक पढ़ते हैं तो हमने ये याद रखना होता है कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है और इसके नर्व ब्लॉक होने की वजह से कौन-कौन से एरिया एनेस्थेसाइज़ हो जाएंगे, मतलब उन किन-किन एरिया के अंदर सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। ऊपर मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक देखा था, तो मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक में ऑरिकुलोटेम्पोरल, इंफीरियर एल्वियुलर, लिंगुअल और बक्कल ब्रांचेस का एनेस्थीसिया देखने को मिलता है। लेकिन इंफीरियर एल्वियुलर नर्व ब्लॉक, इसके अंदर हमें एनेस्थीसिया देखने को मिलेगा क्योंकि इंफीरियर एल्वियुलर से मेंटल नर्व निकलनी है और डेंटल प्लेक्सस निकलना है। तो जो लोअर टीथ होते हैं मैंडिबुलर टीथ, उनके अगर एक्ससीएन करवानी हो, ठीक हो गया, उनका एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करवाना हो तो जो ब्लॉक करते हैं उसको बोलते हैं इंफीरियर एल्वियुलर नर्व। और इंफीरियर एल्वियुलर नर्व ने असल में मैंडिबुलर फोरामेन के जरिए से पास होकर मैंडिबुलर किनार के अंदर जाना होता है। तो फिर मैंडिबुलर फोरामेन के अंदर जैसे वो एंटर होती है तो वहीं पे एनेस्थेटिक सॉल्यूशन डालते हैं। इसके बाद है डिसलोकेशन ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। यहाँ पे आपने एक चीज़ को नहीं छोड़ना, वो है टिरागाइट्रिसमस। टिरागाइट्रिसमस में यह होता है कि अगर हम इंफीरियर एल्वियुलर नर्व ब्लॉक सही तरह परफॉर्म नहीं करते, मतलब नीडल को बजाय मैंडिबुलर फोरामेन के अंदर डालने के हम नीडल को इंजेक्ट कर देते पैरोटिड ग्लैंड के अंदर या मीडियल टेरागाइड के अंदर, तो फिर हमें पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ मीडियल टेरागाइड मसल काम करना छोड़ देगा, जिसकी वजह से माउथ को ओपन करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मीडियल टेरागाइड का फंक्शन माउथ को ओपन करना, जिसकी वजह से इस कंडीशन को बोलते हैं टिरागाइट्रिसमस। नेक्स्ट इज डिसलोकेशन ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। डिसलोकेशन का मतलब जो बोन्स किसी जॉइंट को बना रही है वो अपनी जगह को छोड़ दे। अब जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की डिसलोकेशन होती है वो एंटीरियर होती है। इसकी पोस्टीरियर डिसलोकेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि पोस्टीरियर डिसलोकेशन को प्रिवेंट करने वाली दो चीज़ें होती है, एक होता है पोस्ट ग्लिनाइड ट्यूबरकल और दूसरा होता है लैटरल लिगामेंट। तो आपने हमेशा याद रखना है कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की ऑलवेज एंटीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियर डिसलोकेशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसको जो पोस्टीरियर साइड के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए पोस्ट ग्लिनाइड ट्यूबरकल और लैटरल लिगामेंट होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब डीजेनरेटिव चेंजेस होती है, ठीक हो गया, जैसे आर्टिकुलर कैप्सूल के अंदर और जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर। अब आर्थराइटिस होता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की वजह से, तो फिर इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से डेंटल ओक्लियन, ओक्लियन का मतलब होता है कि जो अपर टीथ होते हैं, अपर टीथ वो लोअर टीथ के अंदर फिट होती है, लेकिन अगर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की ओक्लूजन होती है तो फिर अपर टीथ लोअर टीथ के अंदर इंटरडिजिटेट नहीं हो पाती, इस कंडीशन को बोलते हैं मैलओक्लूजन। और इसी तरह जब भी हम खाना खाएंगे, मसल और मैस्टिकेशन को यूज़ करेंगे, माउथ को ओपन या क्लोज करेंगे तो फिर हमें क्लिक वाली आवाज़ आएगी, तो इसको बोलते हैं क्रैपिटस। तो क्रैपिटस देखने को मिलेगा और डेंटल मैलओक्लूजन देखने को मिलेगी। इसका मेन कॉज यही होगा आर्थराइटिस। तो ये था बेसिक ओवरव्यू, आपने सिर्फ काम की चीज़ें याद रखनी है इस क्लिनिकल के अंदर, तो वो आपने टेरागाइट्रिसमस को आपने याद रख लेना, एंटीरियर डिसलोकेशन को, पोस्टीरियर डिसलोकेशन को, एसेसिव पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन को, एब्सेस इन पैरोटिड ग्लैंड, इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड और पैरोटिडेक्टमी। अगर हम टेराकोपैलेटिन फोसा के क्लिनिकल्स को देखते हैं, अगर टेराकोपैलेटिन फोसा के क्लिनिकल्स में हम इसको यहाँ से देख लेते हैं, तो टेराकोपैलेटिन फोसा का एक ही क्लिनिकल है, वो है ट्रांस एंट्रल अप्रोच। ट्रांस का मतलब क्रॉस करना, एंट्रल का मतलब किसी साइनसिस को या किसी कैविटी को, अप्रोच का मतलब किसी जगह पे जाना, टेराकोपैलेटिन फोसा, ठीक हो गया। अब चूंकि आपको पता है टेराकोपैलेटिन फोसा के अंदर तीन चीज़ें होती है, एक होती है थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी नर्व एंड टेराकोपैलेटिन गैंग्लियन। तो अगर थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी को लाइगेट करना हो, क्योंकि अगर कोई ना कोई ब्लीडिंग हो जाती है इसकी पेरिफेरल ब्रांचेस के अंदर, तो अगर थर्ड पार्ट को ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी को लाइगेट करना हो तो इसी जगह पे करते हैं। इसकी अप्रोच क्या होती है,
इसकी अप्रोच आपने ये फ्लो चार्ट देख लेना। सबसे पहले नीडल को इंजेक्ट करते हैं मैक्सिलरी जिंजिवे। जिंजिवे क्या होती है? गम्स, मसूड़े। मैक्सिलरी जिंजिवे से नीडल जाती है एंटीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस, क्योंकि मैक्सिलरी बोन के अंदर ही मैक्सिलरी साइनस होती है। फिर मैक्सिलरी साइनस के पोस्टीरियर वॉल और मैक्सिलरी साइनस के पोस्टीरियर वॉल के अंदर हमें टेराकोपैलेटिन फोसा देखने को मिलेगा, क्योंकि टेराकोपैलेटिन फोसा असल में मैक्सिला बोन से पीछे पड़ा हुआ होता है। ठीक हो गया? तो इस तरह आप टेराकोपैलेटिन फोसा तक पहुंच जाते हो। टेराकोपैलेटिन फोसा के अंदर थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी और थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी को इसी टेक्निक के जरिए लाइगेट करती है, ताकि ब्लीडिंग को कम से कम किया जा सके। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।